ऋषि गौतम फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र अभी अभी एमपी में हुआ था। उन्हें अमरकंटक और उसके आसपास के जंगलों का इलाका मिला था। अमरकंटक विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ों के ठीक बीच में मौजूद एक खूबसूरत जगह है। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर्स और स्मगलर्स के बीच अक्सर मुठभेड़ हो जाया करती है। इस तरह की मुठभेड़ में अब तक कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स शहीद हो चुके हैं। पास के गांव वाले अक्सर इस बारे में बात भी करते हैं, मगर उनके मुताबिक यहाँ मारे जाने वाले बहुत से लोगों की मौत की वजह कुछ और ही है। ऐसे इलाके में ऋषि का ट्रांसफर होना उसकी पत्नी अर्चिता के लिए चिंता की बात थी। ऋषि का 7 साल का एक बेटा भी था, अंशु। अंशु के लिए अपने पापा से बड़ा सुपर हीरो इस दुनिया में कोई और नहीं था। वो ऋषि की हर बात मानता था, जो कि उस जैसे शरारती बच्चे के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। ऋषि जब अपने सरकारी बंगले पर पहुंचा तो वहां का नजारा देख के दंग रह गया। वो जंगलों के पास बना हुआ एक बड़ा सा घर था। वहां दूर दूर तक बस हरे भरे जंगल थे और शहर के शोर शराबे का कोई नामो निशान नहीं था। जगह इतनी खूबसूरत थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं था। उनके वहां पहुंचने से पहले ही गार्ड्स ने घर का सारा सामान एकदम सही जगह पर लगा दिया था। ऋषि ने अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया और घर जाकर आराम करने लगा। उसे कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। वो जब सुबह रेडी हुआ तो जूनियर ऑफिसर्स ऋषि को लेने आ चुके थे। उन्हें ऋषि को जंगल और उसके आसपास का इलाका दिखाना था। अंशु भी ऋषि के साथ चलने की जिद करने लगा, तो उसने उसे भी साथ ले लिया। उन 2-3 जीपों में तकरीबन 10 लोग थे। वो घने जंगलों की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि ध्यान से जंगल का एक एक कोना देख रहा था और अंशु तो बस बड़ी बड़ी आंखों से जंगल की खूबसूरती को निहार रहा था। बीच बीच में उसे 1-2 बंदर दिखते तो वो खुशी से उछल पड़ता। तभी वहां हल्की हल्की सी बदबू आने लगी। वो सड़ते हुए मांस की ही बू थी। अंशु ने मुंह बनाते हुए ऋषि की तरफ देखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े वो बू तेज होती गई। ऋषि ने ऑफिसर से गाड़ी उस तरफ ले चलने को कहा। वो बदबू जंगल की एक पगडंडी के अंदर की तरफ से आ रही थी। ऋषि समझ रहा था कि यह जरूर किसी मरे हुए जानवर की ही लाश है, मगर वो ये सब अंशु को नहीं बताना चाहता था। उसने अंशु को अपने 2 साथियों के साथ गाड़ी में ही छोड़ा और बाकी लोगों के साथ चेक करने चला गया। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें एक मरी हुई गाय दिखी, जिसका सर नहीं था। ऋषि उसे इधर उधर से देखने लगा। गाय के गले में घंटी बंधी हुई थी, जो बता रही थी कि गाय पास के ही गांव की थी, मगर ये जंगल में इतना अंदर कैसे पहुंची? ऋषि का एक साथी बोला, साहब शायद ये चरते चरते यहां आ गई होगी और किसी जानवर ने इसे मार दिया। ऋषि ने उससे पूछा, अगर इसे किसी जानवर ने मारा है तो अभी तक खाया क्यों नहीं? और इसका सर कहां है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऋषि कुछ सोचते हुए उठा और एक गार्ड से उसकी कुछ तस्वीरें लेने को बोला। वो सब वापस मुड़े ही थे कि गोली की आवाज उस इलाके में गूंज गई। ऋषि को तुरंत अंशु का ख्याल आया। सब तेजी से जीप की तरफ भागे। वो पहुंचे तो अंशु डरा हुआ सा जीप में दुबका था और गार्ड्स अपनी अपनी बंदूकें ताने इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। ऋषि ने भी अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। क्या हुआ? गोली किसने चलाई? सब लोग ठीक है ना? किसी को कुछ नहीं हुआ था। एक ऑफिसर ने उन दोनों गार्ड से पूछा, फिर से वही दिखा क्या? दोनों ने खौफ भरी नजरों से ऑफिसर की तरफ देखा।
ऑफिसर ने बिना देर किए ऋषि का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ हल्का सा धक्का दिया। सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर तेजी से फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ जाने लगे। जाते वक्त ऋषि के दिमाग में कई सवाल दौड़ रहे थे, पर वो अंशु के सामने कोई उल्टी सीधी बात करके उसे डराना नहीं चाहता था। ऑफिस पहुंचते ही उसने दोनों गार्ड से अंशु को बंगले पर छोड़कर आने को कहा। अंशु के जाते ही उसका सब्र टूट गया। ऋषि ने चीखते हुए पूछा, आखिर वहां क्या हुआ था? तुम लोग किसकी बात कर रहे थे? कौन दिखा था तुम लोगों को? सारे गार्ड्स और ऑफिसर्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ऋषि ने फिर से पूछा, जो बात है साफ साफ बताओ और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। एक ऑफिसर डरते हुए बोला। सर, हम बताएंगे तो आप मानेंगे? ऋषि ने गुस्से से कहा। मानेंगे मतलब? ये कैसा सवाल है? जो बोलना है साफ साफ बोलो। इससे पहले कि वो ऑफिसर कुछ कहता, एक गार्ड बोल पड़ा, सर, यहाँ जंगलों में ना कुछ गड़बड़ है। ठीक से तो नहीं पता कि वो कौन या क्या है, मगर यहाँ जानवरों की ऐसी अजीब तरह से कटी फटी लाशें अक्सर मिलती हैं, और कभी कभी तो गांव वालों की भी लाशें यहाँ मिलती हैं। ऋषि ने थोड़े कड़क लहजे में पूछा, ये किस तरह की बात है? तुम लोग कहीं कोई भूत वूत का ड्रामा तो नहीं सुना रहे? ऑफिसर बोला, हमें पता था सर, आप नहीं मानेंगे। आपसे पहले जो ऑफिसर थे वो भी नहीं मानते थे। 6 महीने किसी तरह काट के खुद ट्रांसफर करवा के गए हैं, उनके साथ ठीक नहीं हुआ। ऋषि एकदम से जैसे फट गया। आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी तो मेरे साथ भी कुछ हो जाएगा? हाँ, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वो इंसान नहीं है, पर फिर भी किसी को तो इसका कुछ करना पड़ेगा ना। अब सब लोग चुप हो गए। ऋषि ने सबको तुरंत अपने हथियार तैयार करके गांव की तरफ चलने को कहा। उसने कॉल करके अर्चिता को बोल दिया कि उसे आने में देर हो जाएगी। अब तक अंशु ने भी अपनी मां को दिन में हुई सारी बात बता दी थी। दोनों को ऋषि की काफी चिंता हो रही थी। उधर ऋषि अपने साथियों के साथ तेजी से गांव की तरफ चला जा रहा था। गांव में वो सीधा प्रधान के घर पहुंचा। प्रधान ने उन्हें बैठाया और उनकी सारी बात सुनी। अब तक वहां काफी लोग जमा हो चुके थे, मगर उनमें से किसी को भी ऋषि की बात सुनकर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वो तो बस ये सोच रहे थे कि उसके साथ ऐसा पहले दिन ही हो गया। ऋषि ने उन्हें जब अपने बेटे के बारे में बताया तो वो थोड़ा परेशान हुए। प्रधान बोले, आपको अपने बेटे को जंगल में लेकर नहीं जाना चाहिए था। उसे अब आपके बेटे की गंध मिल गई है। वो आपके बेटे का पीछा अब आपके बंगले तक करेगा। आप ये जगह तुरंत छोड़ दीजिए। ऋषि ने उनसे पूछा, कौन क्या कर देगा? आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? प्रधान एक गहरी सांस लेते हुए बोले, देखिए, हम उसका नाम नहीं लेते, पर आपके परिवार की बात है तो मांडो कहते हैं उसे। यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग नाम। इंसान का मांस उसे बहुत पसंद है, मगर वो हमेशा भूख लगने पर ही शिकार नहीं करता। कभी कभी वो सिर्फ मजे के लिए भी मारता है, और एक बार अगर उसे किसी की गंध पसंद आ गई, हम उसके बारे में दादा परदादा के जमाने से सुनते आ रहे हैं। कुछ बहादुर लोगों ने उसे मारने की कोशिश भी की, मगर जो पहले ही मरा हुआ हो उसे कोई क्या मारे। तलवारें, गोलियां, सब बेकार। ऋषि मुंह बनाते हुए बोला, क्या? ये कैसे हो सकता है? आप आज के जमाने में इन सब पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जरूर कोई आदमखोर शेर या भेड़िया होगा। साहब, रात हो रही है। इस समय आपको अपने परिवार के पास होना चाहिए। प्रधान का इतना बोलना था कि ऋषि जीप की तरफ भागा और उसके पीछे सारे गार्ड्स और ऑफिसर्स।
ऋषि ऊपर से तो ना डरने का नाटक कर रहा था, पर अंदर से वो बहुत डरा हुआ था। खुद के लिए नहीं, मगर अपनी बीवी और बच्चे के लिए। अर्चिता और अंशु ऋषि का इंतजार कर रहे थे। अब तक रात के 10 बज चुके थे और इस समय वो इलाका बिल्कुल सुनसान हो जाता था। वापस आते ही ऋषि ने सारे ऑफिसर्स को तुरंत अपने अपने घर निकलने को कहा और उन्हें रात में अपने फोन ऑन रखने की हिदायत दी। उसने अर्चिता को सारी खिड़की दरवाजे बंद करने को बोला और उन दोनों ने अंशु को खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया। अर्चिता ने उससे दिन में हुए वाकये के बारे में पूछा, मगर ऋषि ने गांव वालों की बात को अंधविश्वास बताकर टाल दिया। ऋषि को रात में किताबें पढ़ने की आदत थी। उसने अर्चिता को सोने जाने को बोला और एक आर्म चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगा। उसे गांव वालों की बात याद आ रही थी। सोचते सोचते उसने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी से अर्बन पैरानॉर्मल नाम की एक किताब उठाई, जिसमें दुनिया भर की कई सच्ची घटनाओं का जिक्र था, जहां आम लोगों का सामना किसी सुपरनैचुरल ताकत से हुआ था। उसे वो किताब पढ़ते पढ़ते काफी देर हो गई थी और पन्ने पलटते पलटते उसे कुछ ऐसा मिला जो कि गांव वालों की बातों से मिलता जुलता था, मगर उस इंसान या जानवर का जो नाम गांव वालों ने बताया था वैसा उस किताब में नहीं था। और ऋषि जिस वाक़ये को पढ़ रहा था वो भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का था। ऋषि वो किताब पढ़ते पढ़ते इतना मसरूफ हो गया था कि वो अनजाने में खुद से ही बातें करने लगा। वो बोला, कहाँ इंडिया कहाँ अमेरिका, अगर ऐसा कुछ होता भी तो यहां तक आ पाता क्या? क्या बकवास है। वो किताब पढ़ता रहा, मगर थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि जंगल से आने वाली आवाजें एकदम से बंद हो गई थीं। वो सन्नाटा इतना गहरा था कि ऋषि अपने दिल की धड़कनें तक सुन पा रहा था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो पानी पीने के लिए उठा तो उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। रात के 2:30 बज रहे थे। वो बस यूं ही बिना खिड़की खोले बाहर इधर उधर देखने लगा कि तभी उसके घर के ठीक बाहर लगा लाइट बल्ब झिलमिलाकर बंद हो गया। ऋषि थोड़ा सा चौंका, पर वो जल्दी ही संभल गया। बाहर घुप अंधेरा था और उस अंधेरे में उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखी। वो आंखें पीली थीं, बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह। ऋषि एक अनुभवी ऑफिसर था और वो जानता था कि जंगली जानवर कभी कभी भटक कर आसपास के इलाकों में आ जाते हैं। उसने ज्यादा नहीं सोचा और लपक कर अपनी अलमारी से अपनी डबल बैरल शॉटगन निकाली। उसने बाहर का दरवाजा हल्का सा खोलकर हवा में 2 फायर किए। आवाज सुनते ही वो जानवर या जो भी था वहां से भाग गया। ऋषि ने थोड़ा चैन की सांस ली, मगर उसकी पत्नी और बेटा ये आवाज सुनकर उठ गए थे। उसने बंदूक दीवार पर टिका दी और उन्हें समझा बुझाकर वापस सुला दिया। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो फिर से बैठकर वही किताब पढ़ने लगा। उसे बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि बाहर से आती एक आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कि किसी बच्चे की थी। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर आओ ना पापा। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर आओ ना पापा। ऋषि को थोड़ा ताज्जुब हुआ। रात के इस वक्त कोई बच्चा उस सुनसान में आखिर क्या कर रहा था। वो कुर्सी से उठा और खिड़की के पास खड़े होकर उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज अंशु की थी। वो ऋषि को बाहर बुला रहा था। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर आओ ना पापा। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर आओ ना पापा। ऋषि को समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। वो आवाज अंशु की तो थी, पर उसमें कुछ
अजीब था। उसकी आवाज में कोई जज्बात नहीं था। लग रहा था जैसे टेप रिकॉर्डर पर किसी ने कैसेट लगाकर छोड़ दी हो। वो आवाज आती ही जा रही थी, बार बार, बस एक ही बात, पापा मुझे आपकी मदद चाहिए। इससे पहले कि वो बाहर आओ ना कुछ करता, मुझे आपकी अंशु मदद अपनी चाहिए। आंखें मलते हुए बाहर ऊपर आओ से ना नीचे पापा, आया। मुझे आपकी मदद उसने चाहिए। ऋषि की शर्ट बाहर पकड़कर आओ ना खींची पापा, तो ऋषि का मुझे आपकी ध्यान मदद उसके ऊपर चाहिए। गया। बाहर आओ ना उसने पापा। ऋषि से पूछा कि क्या वो उसे बाहर बुला रहा था, मगर ये कैसे हो सकता था। यही बात तो ऋषि अंशु से पूछने वाला था। वो समझ गया कि कोई बड़ी गड़बड़ है। उसने अंशु को गोद में उठाया और उसे जल्दी से कुर्सी पर बैठा दिया। उसने लपक कर अपनी बंदूक उठा ली। वो आवाज लगातार आ रही मुझे आपकी थी। मदद अंशु चाहिए। भी बाहर से आती बाहर आओ हुई ना पापा, खुद की आवाज मुझे सुनकर आपकी मदद हैरान चाहिए। था। मगर इन बाहर सब आओ से ना पापा, अनजान मुझे अर्चिता आपकी मदद ऐसे सो चाहिए। रही थी बाहर आओ जैसे ना उसे पापा, कुछ सुनाई ही मुझे नहीं आपकी दे रहा मदद था। चाहिए। ऋषि बाहर आओ दरवाजे ना के पास पापा, बंदूक लेकर खड़ा हो मुझे गया। आपकी मदद चाहिए। उसे गांव वालों बाहर आओ ना पापा, और उस किताब में लिखी मुझे सारी आपकी बातें मदद याद आ चाहिए। रही थी। बाहर आओ ना पापा, तभी मुझे आपकी मदद चाहिए। वो आवाजें अचानक बाहर आओ ना बंद हो पापा। गईं। ऋषि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खिड़की से बाहर झांक कर देखे। वो सहमा हुआ सा दरवाजे के पास अपनी बंदूक लेकर बस खड़ा रहा। तभी उसे घर की ओर आते हुए भारी भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की वो आवाज पास आती जा रही थी। अंशु ने डर से अपने कान बंद कर लिए, मगर ऋषि अपनी जगह जमा हुआ सा खड़ा रहा। बाहर से किसी ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। ऋषि को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो डर के मारे बदहवास होता जा रहा था। अंशु उसके सामने ही बैठा था, पर ऋषि में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चलकर उसके पास जा सके। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर का धक्का मारा। बाहर जो भी था उसने फिर कोशिश की। 2, 3, एक के बाद एक तेज होते धक्के, मगर दरवाजा मजबूत था। ऋषि और अंशु तो जैसे अंदर से मर चुके थे। दोनों के दिल तो तेजी से धड़क रहे थे, मगर उनके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। अचानक दरवाजे पर पड़ने वाले वो धक्के बंद हो गए। ऋषि की तो जैसे जान में जान आई। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो किसी तरह एक कदम बढ़ाने में कामयाब हुआ। वो लड़खड़ाते हुए अंशु की तरफ बढ़ा और उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठ गया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को कसकर पकड़कर बैठे थे और बाहर किसी के टहलने की आवाज आ रही थी। कोई उनके दरवाजे के बाहर तेजी से चहलकदमी कर रहा था। भारी भारी कदमों की वो आवाज वहां गूंज रही थी, मगर अभी तक भी अर्चिता को इस सब की कोई खबर नहीं थी। वो तो जैसे बिस्तर में बेहोश पड़ी थी। ये सब रात भर चलता रहा और ऋषि और अंशु एक दूसरे को पकड़कर वहीं बैठे रहे। सुबह सूरज की रोशनी जब उनकी खिड़की पर पड़ी तो ऋषि ने उठना चाहा, मगर अंशु उससे चिपका ही रहा। वो अंशु को ऊपर अर्चिता के पास लेटा आया और सारे ऑफिसर्स को फोन करके बंगले पर बुलाया। रात भर ना सोने के बावजूद ऋषि की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में तो कई सारे सवाल दौड़ रहे थे। जैसे ही सब लोग वहां पहुंचे, ऋषि ने उन्हें तुरंत गांव की तरफ चलने को बोला। सरपंच के घर पहुंचते ही ऋषि ने उन्हें रात की सारी बात बताई। सरपंच भी जैसे हैरान रह गए। वो बोले, देखा तो मैंने भी बहुत कुछ है अपने जीवन में, मगर एक ही रात में इतना कुछ। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपसे कहें क्या। आप बस यहां से चले जाइए।
ऋषि बहस करते हुए बोला, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं यहां से नहीं जा सकता। आखिर जाऊं भी तो कहां? अब जब तक हूं यहीं रहूंगा। सरपंच ने जवाब दिया, साहब, मैं आपको क्या बताऊं, हम में से कोई भी आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। हम आखिर आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमारे पास तो लाठी डंडों के अलावा कोई हथियार भी नहीं है। ऋषि चिढ़ते हुए वहां से चला गया। ठीक है, आपको नहीं बताना तो मत बताइए, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। उसने अपने 2 गार्ड्स को अपनी पत्नी और बेटे को इंदौर में एक होटल में छोड़कर आने को कहा। थोड़ी ही देर में अंशु और अर्चिता अपना कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से निकल गए। अब वहां ऋषि और उसके ऑफिसर्स के सिवा कोई और नहीं था। ऋषि ने सबको इकट्ठा किया और पूछा, कौन कौन मेरे साथ उस मांडो का मुकाबला करेगा? सब खामोश थे, कोई जवाब नहीं। उसने फिर से पूछा, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, कौन कौन मेरे साथ उसका मुकाबला करेगा? कोई कुछ नहीं बोला। ऋषि ने झुंझलाकर सबको वहां से निकल जाने को कहा। ऑफिसर्स शर्मिंदा थे, पर वो बंगले के बाहर ही रुके रहे। शाम होते होते सारे ऑफिसर्स अपने अपने घर निकल गए, और इसमें उनकी इतनी गलती भी नहीं थी जितनी ऋषि को दिख रही थी। आखिर उनका भी परिवार था। थोड़ी देर में अर्चिता का कॉल आया। ऋषि ने उसे अब तक ठीक से कुछ नहीं बताया था, पर अंशु की बताई हुई पिछली रात की बातों से अर्चिता काफी परेशान हो गई थी। ऋषि ने उसे इलाके में किसी आदमखोर जानवर के होने की बात कहकर समझा दिया। रात गहरी हुई। 11, 12, 1, 2, 3 बज गए, मगर ऋषि की आंखों में नींद नहीं थी। वह दिमागी तौर पर कुछ अजीब सी हालत में था। वो गांव वालों और अपने साथियों को गलत साबित करना चाहता था, पर पिछली रात जो कुछ हुआ वो क्या था? जानवर तो ऐसा नहीं करते। और बाहर से आती हुई अंशु की वो आवाज, वो क्या थी? ऋषि के दिमाग में यही सब चल रहा था कि तभी, पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर आओ ना पापा। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर आओ ना पापा। फिर से वही आवाज, वही मनहूस आवाज जो कि अंशु जैसी थी। मगर इस बार ऋषि चौंकने वाला नहीं था। उसने अपनी बंदूक उठाई और खिड़की के पास पहुंचा। वो जो भी था, ऋषि उस पे निशाना लगाने को तैयार था। उसने खिड़की के कांच से बाहर देखने की कोशिश की तो उसे जो दिखा वो उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। बाहर झाड़ियों के पास एक बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े काफी कुछ अंशु जैसे थे। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा कुछ साफ नहीं दिख रहा था, मगर वो बच्चा बार बार वही एक बात बोले जा रहा था, पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर आओ ना पापा। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर आओ ना पापा। उस बच्चे की आवाज और पहनावा बिल्कुल अंशु जैसा था, पर उसमें इंसानों जैसी कोई बात नहीं थी। उसकी आवाज में परेशानी, दर्द, खुशी या कोई और जज्बात नहीं था। वो तो किसी मशीन की तरह वहां खड़ा बस एक ही बात बार बार बोल रहा था। मगर ये कैसे हो सकता था? ऋषि तो अपने बेटे को शहर भेज चुका था। अगर वो अंशु था तो यहाँ कैसे पहुंचा? और अगर वो अंशु नहीं था तो फिर कौन या क्या था? ऋषि का सर घूम रहा था। वो डर कर खिड़की के नीचे छुप गया और वो आवाज अचानक बंद हो गई। ऋषि अपने हाथ से अपना मुंह बंद करके सुबकने लगा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे 2 भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी।
वो पैर दरवाजे के पास आ चुके थे और ऋषि उन पैरों की परछाई दरवाजे के नीचे से साफ देख पा रहा था। ऋषि दरवाजे के पास बैठा अपनी मौत का बस इंतजार ही कर रहा था कि तभी उस चीज ने दरवाजे को बाहर से अपने पंजों से खरोंचना शुरू किया। लोहे के उस दरवाजे पर पंजों के रगड़ने की वो आवाज कान फाड़ देने वाली थी। ऋषि जोर से चीखा। वो अपने होश हवास में नहीं था। उसने बदहवासी में अचानक दरवाजा खोल दिया और एक के बाद एक अपनी बंदूक के दोनों कारतूस उस पर खाली कर दिए। गोलियां चलाते वक्त उसने ये भी नहीं देखा कि वो गोलियां कहां और किस पर चला रहा है। जब वो थोड़ा संभला तो वहां कोई नहीं था। ऋषि ने जल्दी से अपनी बंदूक में दोबारा गोलियां भरी और इधर उधर देखने लगा। उसने जरा ध्यान से देखा तो एक परछाई झाड़ियों के बीच खड़ी थी। करीब 8-10 फुट लंबी वो चीज इंसान नहीं थी। जानवरों की तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर, घुटनों तक पहुंचते बेहद पतले और लंबे हाथ और किसी भेड़िए जैसा लंबा सर। उसके बेहद लंबे दांत उस अंधेरे में भी चमक रहे थे। ऋषि तो जैसे अपनी ही जगह पर जड़ था। वो जो भी था, झाड़ियों के बीच से ही ऋषि की आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। ऋषि पागल सा होता जा रहा था। वो अनजान चीज ऋषि की तरफ बढ़ी। वो कदम दर कदम ऋषि के पास आ रहा था, पर ऋषि अपनी जगह पर मूर्ति बन के खड़ा था। वो बस सम्मोहित सा होकर उसकी आंखों में देखे जा रहा था। उस चीज ने ऋषि पर छलांग लगाई और अगले ही पल वो ऋषि के ऊपर था। सुबह होते ही सारे गार्ड्स और ऑफिसर्स बंगले पर पहुंचे, मगर वहां का दिल दहला देने वाला नजारा देखकर उन सब की जान हलक में आ गई। बंगले के बाहर एक लाश पड़ी हुई थी, पर सिर्फ आधी। उस लाश की कमर से ऊपर का हिस्सा गायब था। पूरा अहाता खून से सना हुआ था। किसी की भी उस लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। पास ही ऋषि की बंदूक पड़ी हुई थी। बात साफ थी, वो लाश ऋषि की थी। ऋषि ने रात में वहां रुककर बहुत बड़ी गलती की थी, मगर जिसने भी ऋषि का खून किया था, क्या वो वही चीज थी जिसके बारे में गांव वालों ने उसे बताया था? वो जो भी था, उस पर विश्वास करने या ना करने जैसा अब कुछ नहीं बचा था। ऋषि गांव वालों के विश्वास के बारे में चाहे जो भी सोचता था, उस पल की सच्चाई यही थी कि भूत होते हैं।